ओके, तो हमने जो देखा है कि तर्क जो है, तो तर्क के प्रकार, तो तर्क क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग जो है, ये इसका हमने थोड़ा सा पूर्वावर्ती देखा था कि ये जो प्रमाण चर्चा की गई है अभी दर्शन शास्त्र में सभी, तो इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो अनुमान प्रमाण है, तो वो अनुमान प्रमाण में तर्क जो है ये लिया जाता है। तो तर्क में जो प्रधान रूप से जो रहता है, ये निगमनात्मक और आगमनात्मक। वैसे देखा जाए तो ये तीनों जगह पे काम में आने वाली चीज है। ये डाटा जो चैप्टर है उसमें भी आती है, या जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें भी आता है, और गणितीय तर्क जो है उसमें भी आता है। तो इसमें जो निगमन है, निगमनात्मक है और आगमनात्मक है। तो अगर बीच में कहीं आवाज ना आए या कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कभी कभी लाइट चली जाती है या नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके सर। यस, तो निगमनात्मक और आगमनात्मक ये दो है। तो इसके लिए हमने एक फनेल का जो है ये चित्र जो यहाँ पे किया है, तो ये डिडक्शन और निगमन, इसको याद रखने के लिए भी कभी कभी क्या होता है कि हमें अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आता है। तो ये डी है, देखो, तो ये फनेल है। फनेल मतलब जो छोटा मुंह वाले बर्तन है, उसमें अगर हमें कोई लिक्विड या कोई भी दूसरी चीज बाहर से डालनी है, तो ये ज्यादा बाहर ना जाए, इसके लिए वो फनेल इस्तेमाल करते हैं हम। इसका हिंदी वर्ड तो मुझे पता नहीं है, मराठी में तो हम नरसड़ा बोलते हैं। तो ये जो निगमनात्मक है ये, या डिडक्शन का जो है ये सीधा फनेल है। और ये उल्टा फनेल जो है ये इंडक्शन के लिए बोला जाता है। तो ये डिडक्शन और निगमन, तो याद रखने के लिए न जो है ये व्यंजन है, और डिडक्शन जो है ये डी भी व्यंजन है, और जो आय है इंडक्शन का, ये जो है ये स्वर है, ए आई ओ यू वाला, और ये जो आ है आगमनात्मक उसको, तो ये, तो इसीलिए हम कभी जब जल्दी में होते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये ट्रिक, तो ये डिडक्शन जो है निगमनात्मक, इसमें होता क्या है? तो ये ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव की साइड में जाने वाला है, और ये इंडक्शन जो है ये व्यक्तिनिष्ठ जो है, तो उस हिसाब से जाने वाला है। आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण की तरफ। वैसे देखा जाए तो ये निगमन और आगमन दोनों ही अनुमान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेंड बोलते उस हिसाब से हुआ। तो ये डिडक्शन जो है, तो ये जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। मतलब ये बड़ा हम तथ्य लेते हैं, और उसमें से जो छोटी चीज है तो उसको हम अप्रूव करते हैं। कि जैसे हम पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें से जो सैंपल रहता है उसको हम प्रूव करते हैं। तो ये जो रहता है ये डिडक्शन के जैसा हो गया। ये टॉप से बॉटम तक आता है, और ये हाई से लो आता है, ये डिडक्शन। तो ये क्यों ये करना है? क्योंकि इसी पे जो थ्योरी पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसीलिए ये बातें जो है आपको वैसे तो बता दिए हैं। इंडक्शन जो है ये उसके उल्टा रहता है, ये बॉटम से टॉप की तरफ, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। मुझे मतलब एक जो तथ्य है, एक जो चीज है आपको बता दी होती है, और उससे हम जनरलाइज करते हैं। तो ये जो रहता है ये आगमन रहता है। उसमें क्या होता है कि वस्तु के गुणों पर ज्यादा स्पेसिफाई किया जाता है, और इसमें वस्तु के घटक पर, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये इसके जैसे बोला मैंने, स्पेसिफिक से जनरल, बॉटम से टॉप की तरफ, और लो से हाई की तरफ, ये। तो इसमें और भी नाम दिए गए हैं डिडक्शन और इंडक्शन को। तो ये निगमन जो है इसको औपचारिक या विश्लेषणात्मक भी बोला जाता है। हम तो जानते हैं इसमें एनालिसिस हम ज्यादा करके करते हैं। और इंडक्शन जो है, इंडक्शन में समीक्षात्मक रहता है, विवेचनात्मक रहता है, और अनौपचारिक इसमें कहा जाता है उसको, ये आगमन तर्क को। तो ये तर्क जो है ये पर्टिकल से, ये तो हमने देखा अभी, व्यक्तिनिष्ठ भी देखा। तो ये वह व्यक्तिनिष्ठ जो रहता है वो अनुभव पर आधारित रह जाता, और ये सबूतों पर ज्यादा डिपेंड रहता है। तो ये वस्तुनिष्ठ जो होता है उसमें जो निष्कर्ष रहता है, स्पेसिफिसिटी जो रहती है वो एश्योर्ड रहती है। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो निगमन में एश्योर्ड रहता है, और जो आगमन है इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। ये इसमें डिग्री बता सकते हैं हम कि ये हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा। लेकिन ये जो है एश्योर्ड है, ये होगा ही ऐसे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या एश्योर्ड, फुल एश्योर्ड। तो इसमें वैलिडिटी और जो स्पेसिफिसिटी है, तो स्पेसिफिसिटी में हमने तो देखा कि एश्योर्ड होता है, ये पॉसिबिलिटी होता है, और वैलिडिटी जो होती है, तो आगमन जो होता है किसी के व्यक्ति के अनुभव पर रहता है, तो व्यक्ति को हम प्रूफ के तौर पर देखा जाए तो वो शक्तिशाली हो गया। अगर वस्तुनिष्ठ जो है, तो वस्तुनिष्ठ में हम जो देखेंगे तो वो कब कम शक्तिशाली होता है, ये सेकेंडरी होता है, क्योंकि जैसे वो व्यक्ति से हम डाटा लेंगे तो ये हो गया प्राइमरी, और सेकेंडरी जो है उसमें बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं कि देर आर मेनी इप्स एंड बट्स बिटवीन लिप्स एंड कप, ऐसे। तो वो ऐसे होता है कि अगर वो जो डाटा है वो अपनी तरफ आने तक या डाटा प्रेजेंटेशन होने तक उसमें फ्लॉज होने की चांसेस रहते हैं, या तो निरीक्षण करने वाला जो रहता है वो गलत तो बता सकता है, या जो बताने वाला है उसकी भी कई गलतियां हो सकती है, या प्रेजेंटेशन में, इसीलिए ये सेकेंडरी रहता है। लेकिन ये एश्योर्ड या स्ट्रांग रहता है निष्कर्ष के हिसाब से देखा जाए तो। तो ये तो हो गया डिडक्शन और इंडक्शन जो है उसमें से फर्क। ये मेनली तर्क के प्रकार है। इसमें जो अपावर्त तर्क है तो उसका मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जो तर्क है ये हाँ, तो ये जो तर्क है अपावर्त, ये तो हमने कल देखा था, ज्ञान प्रमाण है, ये अनुभव पे अनुमान प्रमाण वगैरह जो है इसमें। तो ये एब्डक्टिव रीजनिंग है। तो एब्डक्टिव रीजनिंग जो रहता है, ये जो प्रकार है, ये ज्यादा करके पॉसिबिलिटी का ही एक है, लेकिन एक अलग से थोड़ा सा बताया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैं पीडीएफ में, ये इसकी पीडीएफ में तो भेजने वाला हूँ। तो ये ज्यादा करके कुछ ये नहीं आने वाला है, लेकिन ये एब्डक्टिव वहां पे है। तो ये एक हो गया। तो इसके बाद में जो तर्क की जो प्रकार है, तो इसका हमें इस्तेमाल जो होता है, तो ये तर्क की विधि के द्वारा होता है। हाँ, तो और तर्क में थ्योरी में जानने वाली बात इतनी है कि तर्क जो है उसके बारे में हम घटक जो है थे, मतलब जो उसमें से, अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ, आप ठीक से जरा सुनो। ओके, तो अभी जो है तर्क जो रहता है, निगमन या आगमन, ये जो तीन चीजें उसमें प्रमुख रहती है, तीन चीजें हमें ज्यादा करके उस पर देखना जरूरी है। एक तो तर्क के घटक क्या रहते हैं, तर्क किस चीज से बनता है। तो तर्क के घटक जो रहते हैं, तो उसमें हमने कल देखा था कि जो आपको मैंने पीडीएफ भेज दिया है उसमें ये सब है। तो ये जो घटक है उसमें उद्देश्य पद रहता है, विधेय पद रहता है, मध्य पद रहता है। इससे बनता क्या है, आधार कथन या प्रेमाइसिस और निष्कर्ष बनता है। मतलब हम अगर एक सेंटेंस ले ले, तो वो सेंटेंस जो है, ये तीन सेंटेंस हम लेते हैं किसी तर्क को बताने के लिए। तो ये तर्क को बताने के लिए जो तीन सेंटेंस लिए जाते हैं, तो इसमें इसी में है, ये में, हाँ ठीक है, अभी सामने रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वहां यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये तर्क जो है, ये तीन वाक्यों से हम जो कहते हैं, ये उसकी एक्सक्लूसिव नीड भी है। मतलब तर्क किसे बोला जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है समझो कभी, तो उसमें दो आधार और एक निष्कर्ष, ये जरूरी रहता है। तो ये जो आधार कथन है, इसको प्रेमाइसिस या प्रोपोजिशन बोलते हैं, ये दो रहते हैं, उसमें मेजर और माइनर दो रहते हैं। तो मेजर कैसे पहचानना है और माइनर कैसे पहचानना है, उसकी भी कुछ बातें बताई गई है कि मेजर जो तर्क रहता है उसमें जो प्रेडिकेट, मतलब जो विधेय रहता है, ये देखा इधर विधेय लिखा है मैंने। तो
जो विधेय है ये प्रमुख रहता है कि जो निष्कर्ष में आता है। तो ये जो है ये सब वहां पे है, तो वो अलग से कुछ नहीं है, लेकिन ये चीजें जानना जरूरी है कि इसमें 3 वाक्य रहते हैं, 2 आधार वाक्य, एक निष्कर्ष वाक्य, और जो आधार वाक्य या निष्कर्ष वाक्य रहते हैं वो किस चीज से बनते हैं, किस सब जो ग्रुप रहते हैं, मतलब सब पद रहते हैं, टर्म्स रहते हैं, उससे बनता है। तो ये है उद्देश्य, विधेय, मध्य पद। तो वो सब उद्देश्य किसे बोला जाएगा, तो जिसमें कर्ता सब्जेक्ट जो है वो रहेगा। विधेय किसे बोला जाए तो इसमें प्रेडिकेट रहेगा। तो ये हम जब उदाहरण देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दूसरा जो है ये मध्य पद, मध्य पद जो रहता है ये पहले जो 2 आधार वाक्य रहते हैं वो दोनों जगह पे रहता है। तो ये मध्य पद ये हमें आगे चल के फिर से समझ में आएगा। परिणाम कारक और संयोजक ये 2 और भी घटक रहते हैं ये तर्क के वाक्यों में। ये परिणाम कारक क्या है, तो क्वांटिफायर है, मतलब कुछ, सम, ऐसी जो बताने वाली, जो क्वांटिटी बताने वाली जो है उसको परिणाम कर क्वांटिफायर बोलते हैं। और है, नहीं है, क्रियापद वाली जो है उसको संयोजक बोला जाता है। तो ये घटक रहते हैं तर्क के। उसके बाद में और क्या रहता है तर्क में देखने की बात, कि तर्क जो है उसके वाक्य जो रहते हैं तो वाक्य के प्रकार क्या है। तो वाक्य के जो प्रकार है उसमें ए, आई, ई और ओ ये 4 वाक्य रहते हैं मेनली। तो ये 4 वाक्य जो है चारों ही रहते हैं। तो ये 4 जो वाक्य है वो कैसे पहचानने हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये 4 वाक्य जो है तो ये मेनली रहते हैं। ये इसका हमें सब तरीके से इसको इस्तेमाल कैसा करना है ये अगर आ गया तो ये दूसरा पार्ट आता है उसमें से। और तीसरा जो पार्ट रहता है कि इनका जो सिलोजिज्म, इनका जो क्रम रहता है, इनका जो इन्फ्रेंस हम जिससे निकालते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये अगर समझ में आ गया तो ये जो तर्क है या निगमन है, आगमन है, सिलोजिज्म है, ये सब एक ही चीज में खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने पहले देखा, थोड़ा सा मैं रिवीजन जैसे मैं समझ में आता हूँ क्योंकि समझाता हूँ। एक जो है हमने देखा तर्क के प्रकार रहते हैं इंडक्शन और डिडक्शन, उसके हमने पिक्युलरिटीज देखे। दूसरे हमने देखा कि जो तर्क है उसमें जो वाक्य रहते हैं या तर्क के जो घटक रहते हैं उसमें क्या क्या होता है। तीसरा हमने अभी देखने वाले हैं बाद में कि वाक्य जो रहते हैं तो ये वाक्य क्या रहते हैं, और सिलोजिज्म या उसका जो इस्तेमाल अप्लाइड किया जाता है उदाहरण या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये कैसे किया जाता है। ओके, तो ये इतना जरूरी है ज्यादा करके, बाकी जो है ये तो आएगा। तो ये बाकी जो है इसमें थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि तर्क के और भी जो कुछ प्रकार बताए जाते हैं तो उसमें भाषा के हिसाब से, मतलब जो तर्क का वाहक है, इधर मैंने लिखा है तर्क का वाहक, जो कैरी करता है तर्क, वो अगर भाषा है तो ये वाचनिक तर्क हो गया, इसको वर्बल रीजनिंग। अगर ये चित्र के माध्यम से हम दूसरे किसी को समझाते हैं तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये दूसरे किसी को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने अनुमान प्रमाण में देखा था कि तर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं के लिए, एक तो दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए हमें उसका जो क्रम है या उसका जो भी कुछ बताने की चीज है तो वो जरूरी रहता है। जैसे कि हमें पंचावयवी बोला है अनुमान ये न्याय दर्शन में, और जो मीमांसा रहती है पूर्व मीमांसा, वहां पे 3 वाक्यों से काम चलाते हैं ऐसे। तो ये जो रहता है ये भाषा प्रधान रहता है तो वाचनिक हो गया, चित्र प्रधान रहता है तो ये गैर वाचनिक या नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। इप्सो अगर इसमें कुछ शर्तें रखी जाती है, यदि ऐसा है तो ये प्रस्ताव रूपी तर्क हो गया, रीजनिंग एज प्रपोजिशन। दूसरा जो रहता है ऑटोमेटेड तर्क रहता है। तो ये ऑटोमेटेड में होता क्या है, कंप्यूटर में जैसे इस्तेमाल होने वाले जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, जब भी प्रोग्रामिंग रहता है तो वो अपने आप सब कर देता है। हम खाली देखते बैठे हैं कि जब तक हमारी स्क्रीन ना आए, लेकिन अंदर क्या होता है तो ये सब हो जाता है। तो ये स्वचालित तर्क हो गया। बाद में जो रहता है मस्तिष्क का जो केंद्र है उसका, तो उसमें जो है तो बहुत सारे तरीके हैं कि उसको कैसे देखा जाए, तो वो, लेकिन इसमें ज्यादा करके समझने वाली बात लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जो है, इसमें जैसे हम क्रियाएं करते हैं तो उसको बताने वाला जो तर्क रहता है तो वो मस्तिष्क का जैसे है। तो ये तो तर्क का और कुछ प्रकार हो गए। ये
एक मालूमात के लिए है। तर्क के रूप रहते हैं, मतलब जो अभी हमने देखा कि वाक्यों से, घटकों से जो हम सिलोजिज्म जो करेंगे, तो ये जो किस रूप में करेंगे। तो ये इसके लिए जो है जो तीन वाक्यों का जो सिलोजिज्म रहता है, या न्याय संगतता ऐसे नाम है उसको, न्याय संगतता सिलोजिज्म को, तो ये जो रहता है उसके जैसा ही एक मोडस पोनेंस रहता है। उसके भी कुछ प्रकार बताए गए हैं कि चेन आर्ग्यूमेंट, तो ये कैसे रहता है, तो ये श्रृंखला तर्क रहता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए तीन घटक, उसमें उसके बाद में जो रहता है तो ये मोडस टॉलेंस रहता है, तो उसमें एक सशर्त आधार और विरोधी आधार रहता है। तो ये उसके उदाहरण जो है तो केपीएस मैदान में जो है उससे वो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, अभी ये रिवीजन है ना। तो पूर्ववर्ती तर्क को नकारना मतलब पूर्व जो वाक्य है, एक वाक्य जो है वो पूर्व कथन कहता है, दूसरा वाक्य अगर कहता है कि ये नकारता है उसको या उसके निष्कर्ष को नकारता है, तो उसको डिनाइंग बाय द एनेक्डोटल आर्ग्यूमेंट ऐसे कहा जाता है पूर्ववर्ती तर्कों को नकारना। और परिणामों को प्रभावित करना, मतलब जो सिलोजिज्म जो है वो सत्य, परिसर और गलत निष्कर्ष, एफर्मिंग बाय द कॉन्सिक्वेंट, मतलब जो भी कुछ निष्कर्ष है उसको गलत साबित करने वाला जो रहता है, तो ये उसको परिणामों को प्रभावित करने वाला बोलते हैं। तो ये मोडस पोनेंस करके जो परिकल्पित न्यायदर्श है उसके प्रकार बताए गए हैं। तो ये थोड़ा सा अतिरिक्त है, लेकिन ये उसमें है इसीलिए मैं ले रहा हूँ खाली। इसमें कुछ क्वेश्चन है या नेट में है कुछ तो हम देखेंगे या पूछ सकते हैं मुझे। तो उसके बाद में जो हमने देखा कि जो तर्क है, तर्क के जो न्याय संगतता है, अभी जो हमने देखा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, तो उसमें उसकी जो प्रकार, मतलब वाक्यों की जो रचना है, अगर वाक्यों की जो रचना है उसमें हम प्रकार देखेंगे तो ये हाइपोथेटिकल, परिकल्पित, ऐसे भी कुछ प्रकार है। सशर्त, उसमें वाक्यों की रचना कैसी होती है कि यदि ऐसा हो गया तो वैसा, ऐसे। दूसरा जो रहता है ये अदल बदल या डिसजंक्टिव, मतलब या तो ये या तो वो, ऐसे रहता है। मतलब ये सशर्त ही दोनों जैसा लगता है, लेकिन ये आपस में अदल बदल है, और सशर्त जो है ये एक्सक्लूसिवली एक दूसरे को नकारता है, ऐसे। और संबंध परक जो है इसमें 3-4 संबंध दिए गए हैं, और ए से, जैसे बी बड़ा है, बी सी से बड़ा है, डी सी जो है डी से बड़ा है, इसलिए डी से ए बड़ा है, ऐसे। तो ये संबंध परक जैसा रहता है। तो ये तीनों जो है वाक्यों के प्रकार रहते हैं, तो इसमें तो आता है वो। तो हम अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो वो देखेंगे, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा करके थ्योरी ही है। तो अभी हमने जो घटक देखे थे, मैंने जैसे बोला कि प्रेपोजिशन या प्रपोजिशन, मतलब आधार कथन जो रहेंगे वो दो रहेंगे, और उसके बाद में जो रहेंगे ये निष्कर्ष रहेगा। और जो निष्कर्ष वाक्य और आधार वाक्य जो है ये उद्देश्य पद, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, विधेयक या मध्य पद, इससे बना रहता है। ओके, अभी ये जो वाक्य बनेगा तो ये कुछ बताएगा, आधार वाक्य या निष्कर्ष वाक्य भी, तो उसके कुछ प्रकार रहेंगे। ये जो है AEIO, ये 4 प्रकार उसमें रहते हैं। तो ये ए जो है ये क्या बताता है, तो ये सभी जो भी कुछ है, मतलब सभी मानव सत्य बोलते हैं वगैरह, ऐसे जो कुछ बताएगा तो ये सभी वाला बताएगा और है बताएगा। तो ये हम समझने के लिए इसको हम जो भूतजय का जो सूत्र है हमारा, पातंजलि योग सूत्र वाला, तो उसमें हम देखते हैं कि संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम, या जो परिणाम वाला सूत्र है, सर्वार्थता एकाग्रतयो हो, ऐसे।
तो ये व्याप्त कैसे करता है, जो वाक्य जो है ये परिसर और निष्कर्ष इसको व्याप्त कैसे करता है, ऑक्यूपाई कैसे करता है, इसके हिसाब से हमें ये बताता है। तो ये इसीलिए व्याप्त अगर करता है पूरे को, ये हम वेन डायग्राम में जो हम देखते हैं वैसे, तो ये इसीलिए ये टिक का साइन इस्तेमाल किया है। अगर ये अव्याप्त है मतलब ये पूरी तरह से उसको व्याप्त नहीं करता है, तो इसको हमने क्रॉस का साइन किया है। तो समझने के लिए यहाँ पे चित्र भी है, फुल स्लाइड कर देता हूं तो आपको दिखने के लिए और आसानी रहेगी। हाँ, तो ये जो व्याप्त है, ये जो पहला वाला जो चित्र है, इसमें देखो एक बड़ा सा सर्कल है और उसमें अंदर एक छोटा सा सर्कल है। तो ये जो छोटा सर्कल है इसको ये बड़े सर्कल ने पूरा व्याप्त किया है। ये कहीं भी ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल से बाहर नहीं है, इसका मतलब छोटा सर्कल को पूरे तरीके से व्याप्त किया है यहाँ पे है। तो ये सकारात्मक है और ये संपूर्णतया व्याप्त है। इसलिए हमने यहाँ पे स इंग्लिश में देखा जाए तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ये ए टाइप का वाक्य है। इसमें पहला वाक्य ऐसे बताता है कि ये पूरी तरह से व्याप्त है। तो अगर ये पूरा व्याप्त करता है तो दूसरा वाक्य ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो व्याप्त करने वाला, तो इसलिए ये दूसरा वाक्य जो है ये व्याप्त नहीं करता है। ओके, अब ये दूसरा टाइप का वाक्य रहेगा। तो ये दूसरा टाइप का वाक्य जो है ये ई टाइप का रहता है। तो इसको हम ए को जो है ना ऑल ऐसे समझ सकते हैं, ए फॉर ऑल, ऐसे ऑल इज वेल भी समझ सकते हैं आप, गाने वाला ऑल इज वेल, तो ये सब रहता है उसमें ऐसे। तो ई जो है इसको इरेज ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि नकारात्मक रहता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो भी कुछ दोनों वाक्य है, आधार वाक्य जो रहते हैं, ये दोनों वाक्य बताते हैं कि इसमें ये नहीं है सकारात्मक, संपूर्णतया नकारात्मक। संपूर्णतया क्यों है, क्योंकि ये व्याप्त करने वाला है। मतलब अभी ये सामने जो चित्र है इसमें दो सर्कल है। ये एक सर्कल जो है समझो वकील वाला है, एक सर्कल जो है ये समझो डॉक्टर वाला है। तो ये डॉक्टर जो है ये वकील नहीं है और वकील जो है ये डॉक्टर नहीं है। तो ये इसीलिए ये पूरा अलग अलग सर्कल है, लेकिन ये जो है ये पूरा यहाँ पे व्याप्त है, ये पूरा यहाँ व्याप्त है, इसीलिए ये व्याप्त वाला आ गया। लेकिन वाक्यों में क्या आएगा, नहीं, इसलिए ये संपूर्णतया नकारात्मक वाक्य है। तीसरा जो रहता है आई टाइप का वाक्य रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बताता है, मतलब सेंटेंस तो सकारात्मक रहता है लेकिन अंशतया रहता है, मतलब पार्शल है, बोलता है सकारात्मक है, मेरे पास नोट्स है लेकिन मैं सब तो नहीं देने वाला, ऐसे बताता है। कुछ देंगे, कुछ दूंगा, कुछ मेरे लिए रखूंगा, ऐसे। तो ये अंशतया सकारात्मक है। तो ये इसीलिए ये क्या हो गया, आई टाइप का वाक्य हो गया। पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पी फॉर पर्टिकुलर, ए फॉर एफर्मेटिव, जो है वो अंशतया और सकारात्मक। तो ये इसके जैसा हो गया कि एक दूसरे को ये सर्कल व्याप्त करते हैं लेकिन कुछ भाग उनका अव्याप्त रहता है। ये जो भाग है बीच वाला, ये दोनों को व्याप्त करता है अंशतया। ओके, तो ये हम बीच वाला देखेंगे तो ये अंशतया सकारात्मक हो गया। अभी लास्ट वाला जो वाक्य है वो ओ टाइप का वाक्य रहता है। तो ये पर्टिकुलर निगेशन, ये जो क्या रहता है, अंशतया नकारात्मक, इसमें नहीं का वाला है। तो ये जो रहता है पहला जो वाक्य आधार का रहता है ये व्याप्त नहीं करने वाला रहता है, और दूसरा जो वाक्य है तो वो व्याप्ति बताता है कि व्याप्त करता है। लेकिन व्याप्त कितना है, उतने जैसा, उसके जैसा, उतना ही व्याप्त है, इसके जैसा ही है ये सब। ये नकारात्मक जैसे पहले हमने ई का देखा, लेकिन उसमें क्या है कि इसका कुछ भाग पहले में आता है, इसका कुछ भाग पहले में आता है, इसलिए ये अंशतया नकारात्मक है ऐसे। तो इसके बाद और भी ये रहता है, कुछ वाक्य बताए गए, एक्सक्लूसिव बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल, और उसको अनन्य सर्वनाम है, तो उसमें सिर्फ शब्द का इस्तेमाल होता है।
और जो अपवादात्मक कुछ वाक्य रहते हैं ऑप्शनल, और जो है अपरिणामी ऐसे कुछ रहता है, तो उसको अज्ञानवाची प्रभाव परिणाम वाला बोलते हैं। तो ये मेनली 4 है, ये जो है ये समझना जरूरी है। अगर ये समझते हैं तो सिलोजिज्म की जो क्वेश्चन है उसमें हम कंफर्म होते हैं। वैसे तो हम अर्थ से भी निकाल सकते हैं उसका आंसर, ज्यादा करके जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो। तो हमने वाक्यों को देखा और घटकों को देखा। अभी जो सिलोजिज्म जो है, तो उसमें जैसे हमने देखा कि वैलिडिटी देखना होता है और स्पेसिफिसिटी देखना होता है। तो ये आज मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये आज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए। तो आज में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो उदाहरण है वो देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आगमनात्मक जो रहता है, तो उसमें कुछ बताया नहीं है टाइप के बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन जो निगमनात्मक है तो उसमें इमीडिएट इन्फरेंस और मीडिएट इन्फरेंस ऐसे दो रहते हैं। तो ये इमीडिएट जो है, तो ये समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ नहीं दिखते, पीडीएफ दिख नहीं रही थी क्या? नो सर। ओके ओके। अभी ए आई ओ जो वाक्य बताया वो तो पीडीएफ दिखी या नहीं दिखी? क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। नहीं दिखी क्या? नहीं दिखी सर। ओके, अभी नहीं दिखी तो बताओ, मैं ए आई ओ का सिर्फ इससे बताऊंगा, चार्ट से फिर से बताता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफिकल्ट है, वो लिस्ट है। अभी दिख रही है? यस सर दिख रही है। हाँ, ये जो है ए ई आई ओ। ओके, अगर बीच में ना दिखे तो बताओ मुझे। हाँ ओके, तो ये जो है ये ए ई आई ओ, ये जो है ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इसमें से। ये जो अगर समझ में आ गया तो जो सिलोजिज्म का जो डिफिकल्ट है ना, ये आसान हो जाएगा। ए पार्ट जो है मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ए पार्ट जो है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यू ए बताया है, सकारात्मक है और संपूर्णतया है। ये वाला जो है ये संपूर्णतया और सकारात्मक, यूनिवर्सल एफर्मेटिव फॉर ए यू ए, इसमें है रहता है। इसमें जो है पूरा पहला वाक्य जो है, जैसे मैंने बताया कि पूरा व्याप्त करता है। ये जो अंदर का जो सर्कल है, इसको बाहर के सर्कल ने पूरा व्याप्त किया है, कहीं भी उसको बाहर नहीं जाने दिया है। अगर ये पूरा व्याप्त करता है तो दूसरा पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है इसके लिए, ये जो अव्याप्त हो गया। व्याप्त के लिए हमने टिक का इस्तेमाल किया है, राइट वन, एंड जो अव्याप्त है उसको हमने क्रॉस किया है। तो ये चार्ट है। तो दूसरा जो वाक्य रहता है ई टाइप का वाक्य रहता है। तो ये ई टाइप का वाक्य क्या बताता है? ये वाक्य रहता है, ये यूनिवर्सल निगेटिव रहता है या निगेशन बोलते हैं। तो ये जो है ये कैसे रहता है? संपूर्णतया नकारात्मक, इसलिए सम न, तो सम नहीं दिख रहा है, खाली स तो दिख रहा है। तो ये नहीं जो है ये बताता है। तो ये दोनों वाक्य बताते हैं नकारात्मक। मतलब ये जो सर्कल जो छोटे बताए हैं, इसमें अगर हम देखें कि ये जो है वकील है, ये जो है डॉक्टर है, तो ये जो डॉक्टर है वो वकील नहीं है और वो वकील जो है वो डॉक्टर नहीं है, अलग अलग है दोनों। इसलिए ये बताता तो है नहीं है, लेकिन अलग अलग है ये ऐसे। तो ये निगेशन है, ये वाला ये नहीं है, ये वाला ये नहीं है ऐसे। लेकिन दोनों वाक्य जो है व्याप्त है। मतलब क्या कि वकील तो यहाँ पे सवाल है, सब वकील यहाँ पे आ गए हैं ऐसे। और जो सब वकील है, स्लाइड दिख रही है ना? जी सर। यस ओके। तो तीसरा वाला जो है ये आई टाइप का वाक्य होता है। ये अगर टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना, तो सिलोजिज्म में आप आगे जाएंगे, क्योंकि आगे जो है वो योगा वाले लोग तो बहुत आगे जा सकते हैं इसमें, बाकी लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है। ये लेकिन ये बीच का स्टेप है ना, ये जरूरी है समझना। प्रीमाइसेस, प्रोपोजिशन, वैलिडिटी और वो स्पेसिफिसिटी, और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव, इसलिए ये पी ए है। ये अंशतया सकारात्मक, सकारात्मक है तो है, और अंशतया है तो ये देखिए आधा ही
आधा या कम जो भी कुछ है, ये आधा इसमें दूसरे के साथ शेयर करता है। व्याप्त और अव्याप्त को हम ऐसे कह सकते हैं कि शेयर करता है, अगर ये नहीं समझ में आता है व्याप्त तो। हाँ? तो इसलिए मैंने ट्रिक तो बताई कि जो निरोध परिणाम, जो परिणाम वाला जो है ना, सर्वार्थता एकाग्रतयो हो वैसे, या भूतजय का जो सूत्र है वैसे। तो ये दूसरा जो है ये पर्टिकुलर निगेशन है। तो ये पर्टिकुलर निगेशन जो है मतलब क्या बताता है, पर्टिकुलर बताता है, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन इसके लिए है खाली, सिर्फ इसके लिए। तो ये क्या बताता है कि ये नहीं है, नहीं वाला बोल रहा है, अंशतया नकारात्मक। तो ये वाक्य बताता है कि इसमें बाकी कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा भाग जो है इसका शेयर हुआ है, लेकिन ये पूरा अलग भी है, ये पूरा व्याप्त नहीं करता है इसके हिसाब से देखा जाए तो ये। तो ये हमें अगर वो वाला नहीं समझे तो भी कुछ बात नहीं, ये तीनों भी समझ गए ना, पी ए ई आई, तो चौथा वाला तो वो है, आराम से समझ में आएगा। तो ये तीन चित्र हम कम से कम इस्तेमाल करने, देखना जो है ये ठीक से याद रखिए, तीन वाले, ये तीन पहले चित्र, और इसका जो है ए ई आई, और ये है नहीं है, और ये सकारात्मक ये वाला। तो इसके बाद में हम जो है वो वैलिडिटी मैंने बताया, आंख नहीं देखने वाले। तो डिडक्टिव मतलब निगमन जो है, तो इसमें दो टाइप रहते हैं, एक जो है ये इमीडिएट है, और एक जो है ये मीडिएट है। तो मीडिएट इन्फरेंस जो रहता है, तो उसमें हम मध्यस्थ को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो मध्य पद है, तो उसमें हम उसका हम दोनों तरफ से इस्तेमाल करते हैं। आधार वाक्य में दोनों आधार वाक्यों में वो मध्य पद रहता है, और जो इमीडिएट है उसमें दो ही वाक्य रहते हैं, और उसके स्वरूप में उसका निष्कर्ष निकल जाता है ऐसे। तो ये निष्कर्ष वाक्य और आधार वाक्य ऐसे रहता है वो। तो इसका भी कुछ है, लेकिन ये ए जैसे मैंने बताया कि अगर तर्क वाक्य ए है तो उसका वैध परिवर्तन आएगा, तो ये आज हम नहीं देखने वाले हैं। तो मीडिएट और इमीडिएट इतना याद रखने के लिए मैं और एक ट्रिक बता सकता हूं कि मीडिएट के लिए आप एम समझो, एम, अगर ए जैसा लिखा है ना वैसे एम, सिंगल एम, तो वो मीडिएट जिसके लिए मध्यस्थ लगता है, मध्य पद रहता है, मिडल टर्म जो हमने देखा मध्य पद। लेकिन इमीडिएट के लिए जो रहता है ना, तो ये डबल एम है यहाँ पे ना, तो ये डबल एम याद रखना है। तो इसके लिए तो तीन वाक्य लगते हैं, ये दो वाक्य नहीं लगते, दो वाक्य से नहीं बनता है, मतलब आधार वाक्य दो रहते हैं और निष्कर्ष एक रहता है। तो जब भी कभी तर्क हमको देखना है, तो तर्क जो है वो निष्कर्ष वाक्य और आधार वाक्य दोनों से रहता है, ये याद में रखना है। तो हम यहाँ पे ये तो रुकेंगे, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल्स जो है वो देखने का ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो बता दीजिए, क्योंकि तर्क है तो ये होता ही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है। हाँ, तो प्रैक्टिकली अभी हमने ये जो एक वाक्य है, तो क्या बताया गया है देखो, आपको मैं दिख नहीं रहा है शायद, मैं शेयर करता हूं पहले। हाँ, तो ये जो है देखिए नीचे दो आधार वाक्य जो है ए और बी, यहाँ पे जो आधार वाक्य दिए हैं ए और बी, इसमें से चार निष्कर्ष निकलते हैं। ओके, चार निष्कर्ष है। तो अभी ये मैंने जो बताया है, इसको हम और एक बात सुन ले कि निष्कर्ष कितने निकलते हैं। तो ये एक टाइप से 64 निकलते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 11 जो रहते हैं ना वो वैलिड रहते हैं। तो ये खाली बताने के लिए बोलता। तो ये इसमें से जो भी कुछ वैलिड है, मतलब जो सही है, वो निष्कर्ष हमने चुनने हैं। इसीलिए हमें जो दिया गया है चार, उसमें से हमें चुनना है। तो इसमें से चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, और भी निकल सकते हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो वैध रूप से, वैध का वैलिड मतलब जो सही लगते हैं, तो वो वैध रूप से निगमन मतलब डिडक्शन निष्कर्ष को दर्शाता है। तो ये इसके हिसाब से चुनना है हमें। तो क्या है आधार वाक्य, तो हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे क्या लिखा है। ये अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए कि गायक, ये अधिकांश नर्तक जो है ये शारीरिक रूप से फिट है,
और अधिकांश गायक जो है ये नर्तक है। तो इसमें हमें पेन चलाते नहीं आएगा शायद। ओके, तो अधिकांश रूप से जो नर्तक है ये फिट है, और अधिकांश गायक जो है अलग है, वो नर्तकों से अलग है। तो ये फिट बताए गए हैं। तो अभी इन्होंने 4 जो निकाला है, आप ट्राई तो कीजिए कम से कम कि इससे क्या निष्कर्ष सही होना चाहिए ये चारों में से। अभी यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो 2 सही है। वो 2 कौन से सही है? फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, थर्ड फोर्थ है, या फोर्थ और फर्स्ट है? कोई बता दीजिए। गलत भी हो तो कुछ बात नहीं है, लेकिन हमें उसको वहां तक हम पहुंचे कैसे, ये देखना जरूरी है। दिख तो रहा है ना स्लाइड? जी सर, विजिबल है। हाँ विजिबल है, तो दिखा दीजिए, अब ये बता दीजिए तो शायद उसमें से कुछ हम सीख सके। गलत भी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है सही? ए है, बी है, सी है, या डी है? सर सी। सी। ओके, अब सी कैसे निकाला ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा ट्राई। यस सर। सर तुक्का पर लगाया देखिए है। कि हाँ, अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं। फिर एक ही अच्छा। अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो सर मेरे को ये लगा कि अधिकांश जो शारीरिक रूप से फिट है व्यक्ति नर्तक हैं और वो गायक भी हैं। और गायक भी है, ठीक है। अभी ये सिर्फ हमने मतलब आपने जो तर्क निकाला है, तो ये सिर्फ अंदाज से, मतलब जो वर्बली या दिमाग में चित्र बना के निकाला है, या कागज पे चित्र बना के निकाला है? सर माइंड में। नहीं, माइंड में तो है, अच्छी बात है अगर माइंड में से कर सकते हैं। तो कागज पे ट्राई करके भी कर सकते हैं आप। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम अपना तो हो गया, वैसे तो ये रिवीजन है ना ऐसे। तो यस वेन सर। डायग्राम जो है, तो ये अगर हम निकालेंगे कि जो दो सर्कल निकालेंगे, एक सर्कल निकालेंगे, जैसे हमने अभी ए ई आई वो ने उसमें देखा था ना, वैसे। और कोई बताने वाला है? अगर नहीं बताने वाला है तो मैं आंसर उसको दिखाता हूं ऐसे। सर बता दीजिए आप। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है। वैसे तो ये सबके पास बुक होगी, लेकिन इसमें से हम कैसे देखना है ये समझ लीजिए। ये शारीरिक रूप से फिट होने वाले जो लोग हैं, उसमें लोग हैं कुछ नर्तक है। ये नर्तक जो है, कुछ गायक जो है ये नर्तक भी है। तो ये कुछ गायक जो है, या तो ये फिट होने वाले भी हो सकते हैं, या फिट नहीं होने वाले भी हो सकते हैं। अगर ये फिट होने वाले हैं जो गायक नर्तक है, तो ये इसमें आएगा। अगर वो अलग है तो ये इसमें आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज रहती है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसमें हमने जो पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है, तो उससे उसमें सबसे ज्यादा सही कौन सी है? ये दोनों। इसलिए हम फिर से वो वाला देखेंगे। हाँ, ये वाला। ओके, तो इसमें से बी आएगा, ये उसका बी, मतलब 2 और 3, मतलब अधिकांश नर्तक गायक है। अधिकांश, ये देखो, अधिकांश नर्तक जो है गायक है, और अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक है। ऐसे तो ऐसे तो बताया है यहाँ पे। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो वो बुक भी आपके पास है, फिर से कीजिए। और ये भी मैं डाल दूंगा उस पे, ग्रुप पे। तो ये दूसरा जो है, अगला वाला, ये आधार वाक्य जो बताया गया है कि सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं। तो ये हिंदी आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है। पालतू पशु जो है वो खूंखार होते हैं, यह प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाए। मतलब अगर ये पालतू पशु जो है ये कम खूंखार होते हैं, इस सेंटेंस को इनवैलिड कहा जाए, असत्य माना जाए, तो किस आधार वाक्य से, किस किस आधार वाक्य या आधार वाक्यों को निश्चित रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए, आधार वाक्य या आधार वाक्यों को ऐसे लिखा है, मतलब क्या? एक आधार वाक्य से भी निष्कर्ष निकलता है,
उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा एम और डबल एम, एक से निकलता है तो उसको मीडिएट कहेंगे, और एक से ज्यादा लगते हैं, दो लगते हैं तो उसको इमीडिएट कहेंगे। इसलिए यहाँ पे दो लिखा है, इसलिए ये निगमन द्वारा होने वाला है, ये भी समझ में आता है। तो ये क्या होगा आधार वाक्य? तो ये इसमें, सर हाँ बोलिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, हाँ, ये कैसे निकाला ये बता दीजिए। जरूरी तो वही है, कैसे निकाला? सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं और अधिकांश पालतू खूंखार ही होते हैं सर। हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं है, 3 और 4 क्यों नहीं है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। तो पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। ओके, अभी क्या होगा देखो, कोई भी पालतू पशु खूंखार नहीं होता है। ये तो क्या हो गया, कोई भी पालतू पशु खूंखार नहीं होता है, नहीं होता है मतलब ये क्या हो गया, यूनिवर्सल निगेशन हो गया। कौन सा टाइप का? सेकंड वाला। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये जो बताया गया है, तो ये कम से कम है, तो वहां पे तो है, यहाँ पे नहीं है, अलग है ना। और कुछ पालतू पशु खूंखार होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। कम ज्यादा किस पे है, खूंखार पे है। और यहाँ पे कहा, यहाँ पे खूंखार के लिए कम और ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया है, यहाँ पे पालतू पशु के लिए कुछ कम कुछ और ज्यादा ऐसे इस्तेमाल किया है। ये आसानी से हम देखा जाए तो ये समझ सकते हैं। अगर ए ई वाई वाक्य से देखना है तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाए। ए ई वाक्य जो हमने देखे हैं, ये जो है ये क्या बोलते हैं उसको, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है उसमें आ सकते हैं, तो उसमें भी आता है। और वो उससे ये देखा जाए तो ये भी हो सकता है। तो ये अर्थ से आपको सही चुनना है, तो इसलिए ये ए है आपका, ये तो सही है। लेकिन ये भी बताना जरूरी कि अभी देखो, ये सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं, तो क्या हो गया, सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं। तो पालतू पशु कम खूंखार भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन सभी है, ये तो सही आ गया। अधिकांश पालतू पशु, अधिकांश हो या कम हो, लेकिन कम हो या ज्यादा हो, खूंखार रहते हैं। ये दोनों वाक्य वहां पे सही बैठते हैं। ऐसा हमें लॉजिक लगाने आना चाहिए, ये जरूरी है ज्यादा। अभी कौन सा कथन जो है वेन, हाँ वेन डायग्राम जो है, तो हमने देखा नहीं, वैसे तो ये आपको सबको पता रहेगा ना, वेन डायग्राम तो हो गया है वैसे। तो इसके अगर आप बता सकते हैं तो देखिए कौन सा सही है इसमें से तर्क, और क्यों सही है। आंसर तो हमें बुक से भी मिलते हैं, लेकिन तरीका जो है वो भी वैसे तो बुक में मिलता है, लेकिन हमें अप्लाई करना आना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वेन डायग्राम कैसे रहता है, हमने जो गोल निकाले थे वैसे ही। ओके, तो ये तर्कों की वैधता की परीक्षण का एक विधि है। ये ठीक से सेंटेंस या क्वेश्चन जो है ठीक से सुनिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन सर चित्रित इसमें विधि नहीं के पूछा है ना कि नहीं है, ठीक नहीं है? हाँ, तो ये नहीं पूछा है, तो ये क्या है, सही। सर ये तो यह ठीक तर्क, है, हाँ सर ये तो ठीक कौन होगा सा? ना शायद फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला तो सही रहेगा कि तर्कों की वैधता की परीक्षण के लिए ही वेन डायग्राम है। ओके, अभी दूसरा क्या है कि यह एक चित्र न्याय वाक्यों की दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करता है या करती है। वो चित्र कौन सा ये जो चित्र हम निकालते हैं, ये न्याय वाक्य की दोनों वाक्यों के आधार पर ही बनाते हैं, तो तीसरा वाक्य उसमें से निष्कर्ष करके निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। सही है ना? तो ये तीसरा वाक्य क्या बताता है, यस सर। तो इसमें निरपेक्ष वाक्य जो रहता है, वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। क्या बताता है, फिर से देखिए, इसमें निरपेक्ष वाक्य, कैटेगोरिकल जो है वाक्य, न्याय वाक्य, मानक के दो रूपों के आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। मतलब एक वाक्य और दो वाक्य, या एक चित्र सर्कल या दो सर्कल एक दूसरे को व्याप्त करना ही चाहिए, ऐसे वो बताते हैं। तो यह क्या सही है? अगर वे पहला वाला दूसरे से अलग है, दो सर्कल अलग अलग है, तो ये वाक्य हो सकता है ना, जैसे हमने
कौन से पैटर्न में देखा था? ई पैटर्न में। तो ई पैटर्न में दोनों अलग-अलग सर्कल होते हैं, तो व्याप्त होने की जरूरत नहीं है ऐसे। और चौथा क्या बताता है? वैसे देखा जाए तो इसमें यहाँ पे आंसर आता है सी वाला, लेकिन हम तसल्ली कर किससे कर सकते हैं कि ये भी सही होना चाहिए। जो डी है वो सही नहीं है में नहीं आना चाहिए। तो इस वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित मतलब जो भी कुछ ये चित्र बताता है तो आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए भी बताता है, या जो सब तर्क है वो सबको भी बताता है ऐसे। तो ये इसीलिए इसका सी आएगा। तो इस टाइप से है। तो हमने जो अभी देखा तर्कों के टाइप, सर लेफ्ट हो गए।